गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीरा सहाय। पिछले लॉकडाउन में मैंने यूट्यूब में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई हिंदी मीडियम से कर सके और समझ सके। ठीक है, मैंने बुक से ही पढ़ाया है। जिनके पास बुक नहीं है, बुक खरीदने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। बुक के एक एक पेज पेज बाई पेज मैं पढ़ाई हूँ और एक एक सॉल्यूशन को सॉल्व की हूँ। ओके, 8, 9, 10 के बहुत सारे वीडियोस डाल रही हूँ मैं। आप देखिए, उन्हें देखिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, है ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर जितना हो सके। और आप आइकन बेल भी दबाना ना भूलें ताकि मेल भेजते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो अभी मैं 10th क्लास का बायोलॉजी स्टार्ट की हूँ, जिसमें 6th चैप्टर, 7th चैप्टर और 8th चैप्टर, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आज मैं 9th चैप्टर यानी कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास, आनुवंशिकता एवं जैव विकास आज पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आनुवंशिकता है क्या। तो पहले हम अपनी भाषा में समझ लेते हैं कि आनुवंशिकता है क्या। आनुवंशिकता के बारे में आप लोग भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा, थोड़ा सा आप लोग जानते होंगे। फिर मैं बता रही हूँ, फिर हम लोग किताब पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आनुवंशिकता है माता पिता के गुणों को, माता पिता के गुणों को या उनके लक्षणों को संतान में आना, संतान तक पहुंचना, माने उनकी संतति कोशिका में उनके गुणों का, उनके लक्षणों का आना आनुवंशिकता कहलाता है ना। माता पिता के गुणों का, लक्षणों का उनके संतान में यानी कि संतति में, यानी उनके जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में, पहली पीढ़ी में आना, फिर उनसे उन दूसरी पीढ़ी में, फिर उनसे तीसरी पीढ़ी में उनके गुणों का आना, ये कहलाता है आनुवंशिकता। गाय का बछड़ा, गाय का बच्चा बछड़ा ही होता है। कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होता है। बिल्ली के बच्चे बिल्ली ही होती है। और आदमी का बच्चा आदमी ही होता है, मनुष्य ही होता है ना। ये चीज तो आप लोग सब देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि माता पिता के बहुत सारे गुण हैं जो कि बच्चों में आता है। कुछ डिफरेंसेस भी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम अलग। जैसे उनका गोरा होना, जैसे उनका काला होना, या उनका बाल घुंघराला होना, या माता पिता की आंखें नीली है तो संतान की आंखें नीली होगी, या किन्हीं क्या है सब बहुत लंबे लंबे टॉल है पूरी फैमिली, तो देखिएगा उनका फर्स्ट जनरेशन में कि सब टॉल होंगे। तो इस तरह की, या आवाज मिलना, आवाज भी बहुत बड़ा मायने रखता है आनुवंशिकता में। कभी कभी आपको आवाज सुन के लगेगा कि कौन बोल रहा है, एक ही तरह का आवाज लगेगा, है ना, संतान का और जनक का। तो इस तरह के जो लक्षण और गुण जाते हैं, वो आनुवंशिकता कहलाता है। और ये होता है कैसे। हम लोगों का शरीर या सजीवों का शरीर बना हुआ है कोशिका का, है। और कोशिका में क्या है, केंद्रक। कोशिका में क्या है, केंद्रक। आप लोग को सब पता है कि न्यूक्लियस है सेल के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स। इतना अब याद आ गया होगा आप लोग को। सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स, है ना। और क्रोमोसोम्स में क्या है, डीएनए और प्रोटीन। क्रोमोसोम्स में डीएनए है और प्रोटीन है। ठीक है, यही हमारे लक्षणों को, संवाद को माता पिता से संतान की ओर ले जाता है। ठीक है, और इसमें जीन पाए जाते हैं, जीन जिसको आनुवंशिकता का कहा जाता है, जीन। ठीक है, अब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। यहाँ तक तो हो गया कि आनुवंशिकता है क्या, और आनुवंशिकता माता पिता से
संतान तक कैसे जाता है। सब में क्रोमोसोम्स जो होता है, क्रोमोसोम्स की संख्या सभी में निश्चित होती है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे वो आम का पौधा हो, चाहे बटर का पौधा हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे हाथी हो, है ना। किसी भी जीव में क्रोमोसोम्स की संख्या निश्चित होती है और वो ही कभी कम या अधिक होने से क्या होता है, उसमें विभिन्नता आ जाती है और इसी कारण विभिन्नता आते 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 फिर बाद में कई पीढ़ी होते होते क्या हो जाता है, वो जाति ही बदल जाता है और एक नया जीव का विकास हो जाता है। समझे। अब मैं किताब से पढ़ा रही हूँ। हमने देखा है कि जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जनन वो सब, अच्छा एक बात और, लैंगिक जनन, है ना। कोई भी जीव में जब अनुवंशिकता की बात हो रही है तो ये यहाँ पर लैंगिक जनन की बात हो रही है ना। चाहे वो गाय हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे हाथी हो, जो भी हो, यहाँ पर लैंगिक जनन की बात हो रही है। ये लैंगिक जनन में ही संभव है। तो हमने देखा है कि जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। हमने यह चर्चा की कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती है। तो अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं होती हैं, है ना। लेकिन अधिकतम संख्या में असफल विभिन्नताएं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा ही होता है ना। अलैंगिक में एकल जीव में उतनी विभिन्नताएं की संभावना नहीं होती, कम होती है, लेकिन सेक्सुअल प्रोडक्शन में होता है। तो यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करेंगे तो हमें व्यष्टिगत पौधों में बहुत कम विविधताएं दिखलाई पड़ेगी। मानव एवं अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, है ना। मानव क्या है, मानव या और बहुत सारे जंतु हो गए, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, हाथी, घोड़ा। तो ये सब में क्या होता है, सब में लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इनमें व्यष्टिगत स्तर पर अनेक भिन्नताएं परिलक्षित होती है ना। इस अध्याय में हम उन क्रियाविधियों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न एवं वंशागत होती है। विभिन्नताओं के संचयन के लंबे समय तक होने वाले अनुवर्ती प्रभाव का अध्ययन अत्यंत रोचक है तथा जैव विकास में हम इसका अध्ययन करेंगे। विभिन्नताएं उत्पन्न एवं वंशागत होती है और विभिन्नताओं के संचयन के लंबे समय तक होने वाले अनुवर्ती प्रभाव, यानी कि जैसे कि विभिन्नताएं एक जनरेशन में, एक पीढ़ी में मान लीजिए कुछ विभिन्नताएं आई, ठीक है। किसी में भी, मानव में या जंतु में विभिन्नताएं, तो एक पीढ़ी में विभिन्नता आई, दूसरे पीढ़ी में कुछ और विभिन्नता आया, तीसरे पीढ़ी में कुछ और विभिन्नता आया, चौथी पीढ़ी में और कुछ विभिन्नताएं आई। तो ऐसे करते करते क्या हो जाता है, लंबे समय तक कुछ कुछ पीढ़ियों में बदलाव आते आते एक नया जीव का विकास हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। विभिन्नताएं आते आते लंबे समय तक एक नया जीव का विकास हो जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास में, जैव विकास में भी इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया कि आनुवंशिकता है क्या। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प, डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती है। अब सोचिए कि इस नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम हुआ। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से
आहरित विभिन्नताएं, कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। चित्र 9.1 में उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं और फिर वह पुनः विभाजित होकर के 4, है ना। उससे तो 4 4 से 8, 8 से 16 इस तरह का होता है। तो ये जो है एकल जीव जनन करता है। अलैंगिक जनन में जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जीव रहते हैं, है ना। एक ही जीव से एक ही जीव में अलैंगिक जनन होता है और जैसे जीवाणु विभाजित होता है तो ये 2 जीवाणु उत्पन्न हुए, ठीक है, 1 2। फिर उनका विभाजन हुआ तो 2 से 4, फिर इसी तरह 4 से 8 होकर के 4 व्यष्टि जीवाणु उत्पन्न करेंगे, फिर 8 व्यष्टि जीवाणु उत्पन्न होंगे। तो इस तरह से उनका डिवीजन होता जाएगा। तो जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो कि डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। अलैंगिक जनन में बहुत कम अंतर होगा या इनमें त्रुटियां बहुत कम होंगी, है ना, इनके डीएनए प्रतिकृति के समय। परंतु यदि लैंगिक जनन होता है तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होगी। इसके विषय में हम आनुवंशिकता के नियमों की चर्चा के समय देखेंगे। लैंगिक जनन में, है ना, उसमें जो विविधता आती है उसमें अनेक विविधता या विभिन्नता होती है। अलैंगिक के अपेक्षाकृत इसमें ज्यादा होता है। क्या किसी स्पीसीज, हाँ यहाँ एक बार देख लीजिए, उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधता की उत्पत्ति। शीर्ष पर दर्शाए गए पहली पीढ़ी के जीव ये मान लीजिए कि 2 संतति को जन्म देते हैं, 1 और 2, जिनकी आधारभूत शारीरिक संरचना तो एक समान है परंतु विभिन्नताएं भी होगी। इनमें से प्रत्येक अगली पीढ़ी में 2 जीवों को उत्पन्न करेगा। चित्र में सबसे नीचे दिखाए गए चारों जीव व्यष्टि स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होंगे, है ना। चारों जीव व्यष्टि स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होंगे। कुछ विभिन्नताएं विशिष्ट होंगी जबकि कुछ उन्हें अपने जनक से प्राप्त हुई हैं, जो स्वयं आपस में एक दूसरे से भिन्न थे। हम लोगों में भी है कि माता पिता के जो संतान होते हैं वे माता पिता की तरह रहते हुए भी वे कुछ भिन्न होते हैं। होता है ना ऐसा, आप लोग सब अपने घर में देखते होंगे, आपकी बहन आपके भाई पिताजी जैसे देखने में लगते हैं फिर भी उनमें भिन्न भिन्नता है। हम लोग पहचानते हैं कि नहीं ये है, ये फलाना लड़का है, ये फलाना है। और हाँ, बहन ये लड़की अपने माँ की तरह है, देख रहे हैं, वो बिल्कुल है उस तरह, फिर भी उसमें विभिन्नताएं रहती है, अंतर रहता है ना। तो ये तो हम लोग घर में भी देख रहे हैं। तो क्या किसी स्पीसीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। जैसे कि उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले कुछ जीवाणु जो है, जो कि जैसे टेम्परेचर का बढ़ना घटना, अधिक ताप पर जो जीवाणु जीवित रह सकते हैं उनको सहने की क्षमता है। तो उनके साथ क्या होगा, यदि हमारा वातावरण में
टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, गर्मी अधिक पड़ जाती है, तो वे उसको बर्दाश्त कर लेंगे, वो इसको सहन कर लेंगे, है ना। वे उसे सहन कर लेंगे। और जो नहीं सहन कर पाएंगे, जो उनके क्षमता से बाहर का होगा, उनका विनाश हो जाएगा, विनष्ट हो जाएंगे। तो इसकी चर्चा पर हम पहले भी कर चुके हैं कि पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है, जिसकी चर्चा और हम लोग आगे करेंगे, है ना। जो वेस्टेज जो हमारी स्पीसीज है ना, तो उनका है कि ये विभिन्नताएं होती है, तो प्रकृति में जो भी परिवर्तन या बदलाव आता है, तो वैसी स्थिति में बहुत सारे जीव सहन कर सकते हैं, उतने टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो वे जीवित रह जाते हैं, जीवित रहने की संभावना रहती है। और बाकी जो नहीं सह पाते हैं, उनका विनाश हो जाता है ना। तो इस तरह से कई प्रकार के प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार से लाभ मिलता है ना, इनको लाभ होता है। अब प्रश्न है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि के 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि जीवों में जो लक्षण पहले उत्पन्न होता है, जीवों में जो लक्षण पहले उत्पन्न होता है, उसकी मात्रा अधिक होती है, उसकी प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। इसलिए लक्षण बी जो है वह पहले उत्पन्न हुआ होगा। ये कहता ना कि कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा, तो लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि बी उसी समष्टि में ये 60% जीवों में पाया गया है, ये लक्षण। ठीक है, जो लक्षण पहले पाया जाएगा उसका मात्रा अधिक होगा, प्रतिशत मात्रा अधिक होगा। ठीक है, कोई भारी चीज नहीं है, समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ सकता है। अभी मैंने तुरंत बतलाया था, यहाँ पर कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं, है ना, यही इसका आंसर है कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। तो इस प्रकार बढ़ता है कि विभिन्नताओं के रहने से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार से लाभ मिलता है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार से लाभ मिलता है, क्योंकि यदि स्पीशीज में विभिन्नताएं होंगी, तो वे प्रकृति में जो भी परिवर्तन आएगा, जो भी बदलाव आएगा, उसमें कुछ जीव ऐसे होंगे जो इन परिवर्तनों को सहन कर सकेंगे और धीरे धीरे उसी वातावरण के अनुकूलित हो जाएंगे। मान लीजिए कि किन्हीं को 30 टेम्परेचर में रहने की क्षमता है, वो धीरे धीरे उसी वातावरण में और उसी के अनुकूलित हो जाएंगे वो जीव, है ना। वहां तक उतना तक टेम्परेचर को वो सहन कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, उसको अपने आप में ढाल लेंगे और धीरे धीरे उसी वातावरण के अनुकूलित हो जाएंगे। यदि विभिन्नताएं नहीं होती तो क्या होता, यदि प्रकृति में कोई बदलाव होता, कोई परिवर्तन होता उनके मौसम में, जैसे कि टेम्परेचर का बहुत बढ़ना या घटना या अतिवृष्टि होना, ये इस तरह का जब होता,
तो क्या होता, पूरा का पूरा स्पीसीज खत्म हो जाता, क्योंकि वो उसको सहन नहीं कर पाते और पूरा का पूरा जाति लुप्त हो जाता, यानी विनाश संभव हो जाएगा यदि उनमें कुछ जीवाणु जो तीव्र उष्ण को सहन कर सकते थे, बस वही उस उष्ण में रह सकते हैं, जीवित रह जाते हैं, है ना। कुछ जीवाणु जो तीव्र उष्मा को सहन कर सकते, तो वे अति उष्ण दशा में भी जीवित रह जाते हैं। तो भिन्नताओं के उत्पन्न होने से यही लाभ है। वे इसी तरह इनका अस्तित्व बढ़ता है ना। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, या मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। इसका आंसर, विभिन्नताओं के रहने से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार से लाभ मिलता है, क्योंकि यदि स्पीशीज में विभिन्नताएं होंगी तो वो प्रकृति में जो भी परिवर्तन आएगा, जो भी बदलाव आएगा, वैसी स्थिति में कुछ जीव ऐसे होंगे जो इन परिवर्तनों को सह लेंगे और सह सकेंगे और धीरे धीरे उसी वातावरण के अनुकूलित हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि विभिन्नताएं नहीं होंगी, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से विभिन्नताओं के उत्पन्न नहीं होने से प्रकृति में कोई बदलाव यदि आता है, जैसे तापक्रम का बढ़ना, घटना या वृष्टि होना, ओला होना, तो वैसे में क्या होगा, यदि विभिन्नताएं नहीं होती है तो पूरे का पूरा जाति, पूरे का पूरा प्रजाति स्पीसीज लुप्त हो जाएगा, यानी कि उनका विनाश संभव हो जाएगा, क्योंकि जिनमें कुछ जीवाणु को तीव्र उष्मा को सहने की ताकत है, सहने की क्षमता है, वो सहन कर सकते हैं, तो वे जीवित रहेंगे और अन्यथा जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अब है आनुवंशिकता। तो आज ये 2 क्वेश्चन 1 और 2 उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको फिर और अच्छा से आप लोग पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।